शाम के ठीक 6 बजे थे, लेकिन आसमान में ऐसा अंधेरा छाया हुआ था जैसे लग रहा था कि रात के 9 बजे हो। एक पुरानी बैलगाड़ी पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। बैलगाड़ी के अंदर केवल 2 लोग थे, एक बैलगाड़ी वाला और दूसरा पिछली सीट पर बैठा अजय। अजय, जो जयपुर का एक खोजी पत्रकार था, रिक्शा से बाहर देख रहा था। बाहर रात की धुंध इतनी घनी थी कि 5 फीट दूर का पेड़ भी किसी भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। इससे आगे मेरी बैलगाड़ी नहीं जाएगा, तुम्हें यहीं उतरना होगा भाई साहब। लेकिन नक्शे के हिसाब से गांव अभी भी यहाँ से 4 किमी दूर है, और आप मुझे यहाँ बीच में डरावने जंगल में क्यों उतार रहे हो? बैलगाड़ी वाले ने अपना सिर घुमाया और विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रिक्शा के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। बेटा, तुम यहाँ नए हो क्या? इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई भी गाड़ी या इंसान गांव की सीमा पार नहीं करता। वो सामने जो पुराना बरगद का पेड़ देख रहे हो ना बेटा, उसके पार करते ही गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। मेरा रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाता। अरे तो भाई, मैं 4 किमी इस जंगल के रास्ते से इतनी रात को मैं क्या चलकर जाऊंगा क्या? और आपको डर किस बात का लग रहा है? इस रास्ते से क्या डाकू रहते हैं क्या? रिक्शा वाले की आंखों में अब और भी गहरा डर उतर आया था। उसने कांपती हुई आंखों से बाहर इशारा किया। उसकी नजरों में दया नहीं बल्कि चेतावनी थी। डाकू होते तो हम बंदूक लेकर चले जाते। बेटा, वहाँ वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़ सकती, मृतकुंड। अजय को लगा यह ड्राइवर उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा किराया मांग सके, या फिर यह स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपना बाहरी बैग हाथ में लिया और रिक्शे से नीचे उतर गया। उस डरावने जंगल में अकेला सिर्फ अजय था। सामने घना जंगल और एक जानलेवा सन्नाटा। ठंड इतनी थी कि अजय की हड्डियां तक जम गई थी। उसके बैग में जो टॉर्च थी वो उसने जलाई और आगे रास्ते से चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला कांटों भरा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चलते हुए अजय को बार बार लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई चल रहा हो। पत्तों की आवाज उसके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। चलते चलते अजय खुद से बातें कर रहा था। यह सिर्फ हवा है। मैं जयपुर की भीड़ भाड़ से आया हूँ, इसलिए यह शांति मुझे अजीब लग रही है। मुझे सिर्फ सोहन को ढूंढना है। अजय उसके छोटे भाई को ढूंढने उस गांव जा रहा था। सोहन, अजय का छोटा भाई, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, 2 महीने पहले उसी गांव में गया था। और आखिरी बार जब उसने घर फोन किया था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा था, भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए अजय खुद उसे ढूंढने इस गांव आया था। करीब 1 घंटे चलने के बाद धुंध थोड़ी कम हो गई थी। उसे दूर कुछ मध्यम रोशनियां दिखाई दी जो गांव के घरों से आ रही थी। कुछ ही सामने जाने के बाद गांव का प्रवेश द्वार आ जाता है, लेकिन उस प्रवेश द्वार पे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड बना हुआ था, जिस पर लिखा था, गांव आना मतलब मौत को बुलावा देना है। यह देख के अजय घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद गांव में कदम रखते ही अजय को एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली लकड़ी और पुराने फूलों के सड़ने की मिली जुली बदबू हो। गांव के घर पत्थरों और लकड़ी के बने थे। हर घर का दरवाजा कसकर बंद था। खिड़कियों से चमकती रोशनी आ रही थी। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना ही किसी इंसान का शोर शराबा चल रहा था। जबकि अभी शाम के 7:30 ही बजे थे। किसी भी गांव में इस समय चौपाल पर लोग होते हैं, लेकिन आज इस गांव में श्मशान जैसी शांति थी। अजय एक घर के पास रुका और दरवाजा खटखटाया। सुनिए, कोई है क्या घर में? मैं शहर से आया हूँ। मुझे इस गांव के सरपंच का घर जानना है। अगर कोई घर के अंदर है तो प्लीज मेरी मदद करो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अजय ने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और सांस रोके उसकी बातें सुन रहा है। कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था। अजय आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया।
अजय उसके पास गया और बोला, का राम राम, मेरा नाम अजय है और मैं जयपुर से आया हूँ। मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? बूढ़े ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और आंखें सफेद मोतियाबिंद से धुंधली थी। उसने अजय को ऊपर से नीचे तक देखा। वापस चले जाओ मुसाफिर, यह जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है। मैं वापस नहीं जा सकता काका। मेरा छोटा भाई सोहन इस गांव में आया था, मुझे उसे ढूंढना। जैसे ही अजय ने उसके छोटे भाई सोहन का नाम लिया, वैसे ही वह बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसने घबराकर अजय को कहा, जो कुछ दिन पहले कैमरा ले इस गांव में आया था, वो कैमरे वाला लड़का क्या तुम्हारा भाई है क्या? हाँ हाँ काका, मैं उसका भाई हूँ। कहाँ है वो काका? क्या आप जानते हैं क्या उसे? बूढ़े ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे किसी बात का डर हो कि हवाएं उनकी बातें तो नहीं सुन रही है। उसने अजय को अपने पास नजदीक बुलाया और उसको धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा छोटा भाई इस गांव में जो मृतक का तालाब है, उसके तरफ गया हुआ था। मैंने उसे रोका भी था, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे कहा था कि अमावस आने वाली है, उस तालाब के पानी के पास मत जा, लेकिन वह माना नहीं। वो कहता था कि उसे उस मृतकुंड तालाब की तस्वीरें लेनी है। अब वह उस मृतकुंड तालाब का हो गया है। क्या मतलब काका? मृतक कुंड का तालाब, उसमें मेरा भाई डूब गया क्या? अगर डूब गया तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस नहीं आती बेटा, और वो डूबा नहीं है। उसे उस मृतकुंड तालाब ने अपने अंदर खींच लिया है। मृतकुंड तालाब में लोग सिर्फ डूबते नहीं है, वो उसे सोख लेता है। उस इंसान की आत्मा, शरीर और उसकी यादें, सब कुछ। अजय को उस बूढ़े की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह बूढ़ा पागल है। काका, आप मुझे बस यह बता दीजिए कि वो मृतकुंड का तालाब किस तरफ है। मैं खुद उस मृतकुंड के तालाब के पास जाकर देख लूं। बूढ़े की आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, गांव के उत्तर दिशा में जंगल के पार, लेकिन आज रात मत जाना। आज रात हवा में नमी ज्यादा है। जब नमी बढ़ती है तो वहां उस तालाब का काला पानी फैल जाता है। आज मेरे घर रुक जा, सुबह चले जाना। अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो। अजय के पास कोई चारा नहीं था। रात घनी हो चुकी थी और जंगल में अकेले जाना बेवकूफी होती। वो बूढ़े के घर में रुकने के लिए तैयार हो गया। उसी पल दोनों साथ साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर में आ जाते हैं। बूढ़े का हर एक कमरा और एक रसोई थी। रघु ने अजय को खाने के लिए सूखी रोटी और प्याज दिया। लालटेन की रोशनी में दोनों बैठे थे। रघु काका, यह मृतकुंड तालाब का क्या किस्सा है? आखिर एक तालाब से पूरा गांव इतना डरता क्यों है? बरसों पहले की बात है बेटा। वो तालाब ऐसा नहीं था। उसका पानी कांच जैसा साफ सा था। हम उस तालाब के पानी को अमृत कहते थे। लेकिन फिर गांव में पानी का अकाल पड़ा और फिर गांव के तांत्रिक अघोरी कालनाथ ने कहा कि गांव के तालाब को बलि चाहिए। लोगों ने जानवरों की बलि दी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अगली बार अघोरी कालनाथ ने कहा कि तालाब को इंसान का खून चाहिए। अघोरी कालनाथ के पागलपन में गांव वालों ने एक अनाथ बच्ची को उस तालाब में फेंक दिया। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। फिर क्या हुआ काका उस बच्ची का? बेटा, बच्ची उस तालाब में डूब के मर गई। उसी समय आसमान काला हो गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वह पानी नहीं था। वह काला कीचड़ जैसा तेजाब था। तब से उस तालाब का पानी काला पड़ गया। वह बच्ची आज भी वहां उस तालाब में भटकती रहती है। उस तालाब में वह अकेली है, इसलिए वह दूसरों को बुलाती है खेलने के लिए। अजय को कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन रघु के बताने के तरीके में एक सच्चाई थी जो रोंगटे खड़े करने वाले थे। यह सब अंधविश्वास है काका। रोहन शायद कहीं फंस गया होगा। बेटा, तुम आजकल के जमाने के हिसाब से बातें कर रहे हो। बेटा, तुमको यह बातें झूठी ही लगती होगी, लेकिन यह बातें झूठी है नहीं। अब ऐसा करो, तुम सो जाओ। यह बातें हम कल करते हैं।
रात बहुत हो गई है। और हाँ, बस एक बात याद रखना, अगर रात को घर के बाहर से कोई आवाज दिए या दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे वह आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। अजय एक फटे हुए कंबल को ओढ़कर जमीन पर सो गया। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। घर के बाहर रात के अंधेरे में डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि आज की रात गांव में कुछ अनहोनी होने वाली हो। रात के ठीक 2 बज चुके थे। घर के अंदर अजय और बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। तभी अचानक अजय की आंख खुल जाती है। सन्नाटे में वह आवाज बहुत तेज लग रही थी। आवाज खिड़की से आ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बजे बज रहे थे। रघु काका कोने में सोए हुए थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। अजय उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रात के 2 बज चुके हैं। और इतनी रात को कौन हो सकता है जो दरवाजा खटखटा रहा है? तभी अजय ने मन में सोचा कि शायद कोई जानवर हो। तभी बाहर से एक आवाज आई, एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन दबी हुई आवाज। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। अजय का खून जम गया। यह रोहन की आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में जब वह बाहर खेलकर आता था और दरवाजा खटखटाता था। अजय तुरंत खड़ा हो गया। वो खिड़की की तरफ जाने लगा। सोहन, बाहर तुम हो क्या? हाँ भैया, मुझे इस गांव से ले जाओ, वो आ रही है। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ही डर लग रहा है। अजय का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे रघु की चेतावनी याद आई। बेटा, चाहे वह आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो, भूलकर भी दरवाजा खोलना मत। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर उसका भाई बाहर ठंड में अकड़ रहा था। तभी अजय बाहर खड़े उसके भाई सोहन को कहता है, सोहन, तुम खिड़की के पास आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अजय ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घोर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च चलाई और खिड़की से बाहर रोशनी मारी। रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा, उसके हलक से जान निकल गई, लेकिन आवाज मुंह में ही दब गई। बाहर उसका भाई सोहन खड़ा था, या कम से कम सोहन जैसा कुछ। उसके कपड़े वही थे जो उसने फोटो में पहने थे। उसका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ था, लेकिन सबसे भयानक उसका चेहरा था। उसकी आंखें नहीं थी, उसके होठ सिलेले हुए थे। तो फिर आवाज कौन निकाल रहा था? तभी अजय ने देखा कि रोहन के पीछे अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी और आवाज उस परछाई के पेट से आ रही थी, जो सोहन जैसी आवाज निकाल रही थी। भैया, तुमने दरवाजा नहीं खोला, अब अंदर आ रहा हूँ। और तभी अचानक खिड़की से जोर जोर से आवाजें आने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तूने किसी को देखा क्या? काका, मेरा भाई सोहन बाहर है, लेकिन वो सोहन नहीं है काका, वो कुछ और है। तभी बूढ़े आदमी ने घर के अंदर से कुछ लाल मिर्च और एक नींबू लाकर उस खिड़की के पास लटका दिए। जैसे ही खिड़की पर नींबू और लाल मिर्च लटका दी, वैसे ही बाहर का शोर अचानक रुक गया। एकदम सन्नाटा। कुछ पलों बाद खिड़की के बाहर से एक गीली फिसलन भरी हंसी की आवाज आई। कल मिलेंगे अजय, मेरे तालाब का काला पानी प्यासा है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसके बाद कदमों की आवाज दूर जंगल की तरफ जाती हुई सुनाई दी। अजय पसीने से तरबतर हो गया था। उसे अब समझ आ गया कि वह किसी साधारण गुमशुदगी के मामले को सुलझाने नहीं आया है, वो तो इस गांव में अपनी मौत लेकर आया है। काका, वो क्या था? बेटा, वो उसी तालाब में डूबी हुई लड़की की परछाई थी। वो तुझे आजमाने आई थी। अब वो जानती है कि तू यहाँ है और तू तेरे छोटे भाई सोहन को लेने आया है। अब बेटा, तुझे सावधान होना होगा, कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी होगा। काका, मुझे कल ही उस मृतकुंड तालाब पर जाना होगा।
इससे पहले कि वो मेरे भाई के शरीर के साथ और कुछ करे। वहां जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा बेटा। काका, मेरी मौत तो तब होगी जब मैं बिना कोशिश किए वापस चला जाऊं। काका, सुबह होते ही हम मृतकुंड तालाब के पास जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रहे हो तो हम कल मृतकुंड तालाब के पास जाएंगे। अब रात बहुत हो गई है, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। जैसे ही सुबह होती है हम निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों उस मृतकुंड तालाब के रास्ते से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद भयानक जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल के अंदर गए वैसे ही उस जंगल में अंधेरा होने लगता है, जैसे रात हो गई हो। यह सब देख के अजय डर जाता है। अचानक दोनों रुक जाते हैं। तभी अजय बूढ़े आदमी से कहता है, काका, यह कौन सा माया जाल है? जंगल के बाहर तो दिन का उजाला है और जैसे ही हम जंगल के अंदर आ गए वैसे ही यहाँ रात का सन्नाटा शुरू हो गया। बेटा, यह उस मृतकुंड तालाब का रास्ता है। इस रास्ते से दिन में भी रात होती है। अब बेटा रुको मत, आगे बढ़ते रहो। यह इस जंगल का माया जाल है, इस पर ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। दोनों आगे निकल गए। चलते चलते जंगल से भयानक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। थोड़ी ही आगे जाते ही उनको वो मृतकुंड तालाब दिखाई देने लगता है। वहां जाते ही अजय जोर से चिल्लाकर उसके भाई सोहन को आवाज देता है, सोहन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरे भाई, घर चलो। तभी अचानक उस तालाब से अजय के छोटे भाई सोहन की आत्मा निकलने लगती है। भैया, मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम वापस लौट जाओ भैया। यह तालाब बहुत ही खराब है। कुछ दिन पहले मैं इस तालाब के फोटो लेने आया था, लेकिन इस तालाब ने मेरे को अपने अंदर खींच लिया। भैया, तुम एक पल भी यहाँ मत रुको। जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो वो आ जाएगी। लेकिन मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो। भैया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं जल्दी ही इस मृतकुंड तालाब के अंदर चला जाऊंगा। वो आए उससे पहले तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना बोल के अजय के छोटे भाई की आत्मा उस मृतक के अंदर चली जाती है। अपने भाई को दूर जाते हुए देखकर सोहन रोने लगता है। बेटा, जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने गांव वापस लौट जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वह तालाब के बाहर आ जाएगी। तभी वहां से दोनों वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद अपने छोटे भाई को वापस लिए बिना अजय दुखी मन से अपने गांव वापस लौटने लगता है। आखिरकार इतना ढूंढने के बाद भी अजय का छोटा भाई उसके साथ नहीं लौट पाया।